हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नर्चर द क्यूरियोसिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस कोल एंड पेट्रोलियम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। मींस हम आपके लिए इस चैप्टर के नोट्स लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं ताकि आपकी बेटर प्रैक्टिस हो सके। हमने इनको नाम दिया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज डिफाइन फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि हमारे कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं तो उन्हें हमें डिफाइन करना है। सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डेड रिमेन्स क्या होते हैं, यानी कि देखो प्लांट्स और एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज जो हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था वो डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन जो बच जाता है यानी रिमेन जो उनका बच जाता है उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो उनसे फॉर्म होते हैं। अब कैसे फॉर्म होते हैं? अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगते हैं उन्हें फॉर्म होने में। एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। और ये हमारे कैसे कैसे यूज़ आते हैं हमने चैप्टर में पढ़ा था। काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, इनको बर्न करते हैं तो ये हमें काफ़ी फ्यूल के तौर पे ये यूज़ होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो डेड रिमेन्स को हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। और ये फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं कोल और पेट्रोलियम, तो इन्हें फॉसिलम फ्यूल्स कहते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसको लर्न करने की सिर्फ एक ट्रिक है, विजुलाइज। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस होते हैं ना, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं हम उन्हें समझ तो लेते हैं लेकिन उनको विजुलाइज नहीं करते हैं, जिससे हम सिर्फ पढ़ पढ़ के चले जाते हैं उन्हें, और फिर जब को पेपर में आता है तब उनके हम सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल है कि आपको बस विजुलाइज करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, विजुलाइज करो मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी अगर उसकी कोई अनदर ट्रिक होएगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन बेस्ट ट्रिक इज़ जस्ट विजुलाइज द आंसर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया कि 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि अपने आप को मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पीछे ले जाओ। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स जब मुरझा जाते हैं और एनिमल्स जब मर जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन के बाद जो डेड रिमेन्स बचते हैं वो अंडर हाई प्रेशर, यानी इमेजिन करो कि वो सॉइल के नीचे है एकदम, और वो हाई टेम्परेचर मिल रहा है उन्हें, हाई प्रेशर मिल रहा है उन्हें, उसमें वो फॉसिल बन जाते हैं। और क्योंकि वो फ्यूल्स के लिए यूज़ होते हैं, इमेजिन करो एक पेट्रोल पंप जिसमें पेट्रोल हमारी एक्टिवा को चलाने के लिए यूज़ हो रहा है, यानी फ्यूल के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और एग्जांपल्स में सिर्फ आपको चैप्टर का नेम बता देना है, कोल एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा, दिस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारे व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नाउ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। सिंपल है कि एग्जॉस्टिबल का अपोजिट होएगा इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि अगर आपने वंस एग्जॉस्टिबल के पॉइंट्स लर्न कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप आराम से इनएग्जॉस्टिबल के पॉइंट्स भी लर्न कर लोगे। दो पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। एग्जॉस्ट मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म कब होती है? जब वो लिमिटेड होती है। तो इसका मतलब क्या है? एग्जॉस्टिबल यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो सकते हैं। हमारे कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? एग्जॉस्टिबल, तो लिमिटेड है वो हमारी नेचर पे। सो
सो दीज आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब कौन एग्जॉस्ट कर रहे हैं उन्हें? ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल हमारा कोल पेट्रोलियम. सिंपल हमारे एग्जाम्पल्स में हम दे देंगे कोल और पेट्रोलियम. यानी कि आपको चैप्टर के नियम से इतने सारे अपने एग्जाम्पल्स लर्न हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनएग्जॉस्टिबल है नेचर में, या फिर यहाँ अनएग्जॉस्टिबल की जगह आप यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड. यानी कि अनलिमिटेड है वो नेचर में. ठीक है. दिस कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. यानी कि एग्जॉस्ट नहीं हो पाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़. यानी अपोजिट है. सो एग्जॉस्टेबल हो जाएंगे दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, और इनएग्जॉस्टेबल हो जाएंगे या अनलिमिटेड इन नेचर. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें दीज कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. दीज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल कोल पेट्रोलियम. एग्जाम्पल सनलाइट एयर. सनलाइट एयर को आप जितना भी ब्रीथ कर लो, ठीक है, वो ख़त्म होती है? नहीं ख़त्म होती ना. ठीक है. सनलाइट को आप कितना भी यूज़ कर लो, क्या सन की न्यूक्लियर रिएक्शंस ख़त्म होते हैं? नहीं होते हैं. सो ये थे हमारा सेकंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड इज आर डिफाइन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल. रिफाइनिंग क्या होती है? यानी कि उसकी फ्रैक्शंस जो उसमें जो भी मटेरियल है उसको हम रिफाइन कर दें. ठीक है. यानी कि उसको हम ले लें. ठीक है. सो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है. ठीक है. पेट्रोल है जो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शंस भी लिख के आ जा सकते हो पेपर में कि वेरियस फ्रैक्शंस. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब फ्रैक्शंस यानी उसके पार्ट्स. ठीक है. फ्रैक्शंस सच एज पेट्रोलियम गैस. कौन कौन से का है? पेट्रोल की गैस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. जब इसी प्रोसेस को जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम पेट्रोलियम से सेपरेट करते हैं उसे ही हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं. ठीक है. सो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, kerosene oil, paraffin wax, etc. The process of separating these consequences or fractions of petroleum is called refining of petroleum. Now moving to our next question, why the layer containing petroleum and gas is above the water. कौन सी ऐसा क्यों होता है कि जो लेयर हमारी कंटेन कर रही होती है पेट्रोलियम और गैस वो हमारी अबव होती है वाटर के. लेयर कंटेनिंग. अब पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम हमने पढ़ा था कि पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल. तो इसका मतलब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक ऑयल है. ठीक है. तो ऑयल और गैस जो है लाइट होते हैं वाटर से, और वो उसके अंदर मिक्स भी नहीं होते, इस वजह से वो ऊपर आ जाते हैं. हमने ये पढ़ा था कि जो हैवी चीज़ें होती हैं वो सिंक कर जाती हैं वाटर में, और जो लाइट चीज़ें होती हैं वो फ्लोट करती हैं वाटर में. सो द लेयर कंटेनिंग कोल एंड the layer containing petroleum and gas is above the water because क्यों होती है? oil and gas are lighter than water and do not mix with it. यानी कि वो मिक्स नहीं होते हैं उसके साथ. नेक्स्ट है हमारा why is petroleum known as black gold. तो सिंपल सा आप अगर अपने माइंड में ये इमेजिन करोगे तो क्या है? गोल्ड क्या होते हैं? गोल्ड का जैसे आप नाम सुनते हो सोना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस. तो इसको हम ब्लैक गोल्ड क्यों कहेंगे? हम इसे ब्लैक गोल्ड हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि पेट्रोलियम जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होएगा. सो पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट कमर्शियल यानी कि बाइंग और सेलिंग के मार्केटिंग में इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. पेट्रोलियम इज़ नेम्ड एज ब्लैक गोल्ड. इस वजह से पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं. गोल्ड यानी सोना, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू, उसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसलिए हम उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं. आप कहोगे गोल्ड तो येलो होता है, फिर हम इसे ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? मोर ओवर व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंड पेट्रोलियम इज ब्लैक इन कलर. यानी कि वो ब्लैक होता है कलर में, इसी वजह से उसको हमने ब्लैक गोल्ड नाम दिया. गोल्ड क्यों आया? क्योंकि उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है उसकी. ठीक है. और ब्लैक क्यों आया? क्योंकि जब वो
हमारे लैंड से, रॉक से निकाला जाता है, तब वो कौन से कलर का होता है? तब वो हमारे ब्लैक कलर का होता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो है, इनसे हम डेड ऑर्गेनिजम्स ले लें और इनको अपनी लेबोरेटरी में फॉर्म कर लें, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो क्या हम इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते? नहीं, नहीं कहते। क्यों ना कहते? क्योंकि फिर तो हम लेबोरेटरी में बनाते चले जाते। नो, द फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, यानी उनकी फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और इतनी देर तक आप लेबोरेटरी में थोड़ा ना बैठे रहोगे कि अब फॉर्म होएगा, फॉर्म होएगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको फॉर्म होने के लिए। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। और कंडीशंस जो है, मान लो इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर अगर हम अपनी लेबोरेटरीज में फॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इतने हाई टेम्परेचर में तो हमारी पूरी लेबोरेटरी ही जलकर राख हो जाएगी। एंड द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। जब उनकी कंडीशंस ही फुलफिल नहीं होंगी तो वो कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम की ओर बढ़ते हैं, जो वाई डू वी नीड टू बी जुडिशियस वाइल यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि हमें फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते टाइम जुडिशियस यानी कि समझदार क्यों बनना पड़ता है? वैसे तो हम ऑलरेडी समझदार हैं, लेकिन और ज़्यादा जुडिशियस क्यों बनना पड़ता है, और ज़्यादा समझदार क्यों बनना पड़ता है? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनके फॉर्मेशन में। हैंस जो है ये जुडिशली यूज़ अगर नहीं किए जाएंगे तो ये रन आउट सून, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी हम इनका यूज़ करेंगे और ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। सो ऑल्सो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज विच आर मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। पहली बात यहाँ पर क्या कही गई कि पहले तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होते हैं और अगर इनको हम समझदारी से यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और फिर आप बैठे रहना, फिर आप अपने जो है आगे वाली जनरेशन्स, फ्यूचर जनरेशन्स को बताते रहना कि हाँ एक टाइम था जब पेट्रोलियम मिला करता था, एक टाइम था जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, पेट्रोल से, डीजल से अपनी मोटरसाइकिल्स बनाया करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे बेवकूफ़ी की वजह से हमने समझदारी से इन्हें यूज़ नहीं किया, तो अब ये रन आउट हो गए, बहुत जल्दी ये रन आउट हो गए। और आपकी आगे वाली जनरेशन्स यानी हमारी और आपको ऐसा करना पड़ गया। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी, अब आप पेट्रोलियम और डीजल की शक्ल देखने से भी तरसते हो, ठीक है। तो सिंपल पहला समझदारी से काम लो, कंक्लूजन यानी क्या है, समझदारी से काम लो ताकि ये रन आउट सून ना हुए और आप ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बता रहे हो। दूसरी चीज़ क्या होएगी? बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब हमने पता है कि ये एक बर्न होएंगे तो गैसेस रिलीज़ करेंगे तो हमारे एयर में पॉल्यूशन होएगा और ग्लोबल वार्मिंग होएगी। अब एक और सवाल हमारे मन में उठता है कि एयर की हम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हैं जब ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है? अभी हमने पढ़ा, देखो दो जो रिसोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो कोई भी हो, वाटर हो, एयर हो, वो लिमिटलेस यानी अनलिमिटेड है, क्योंकि वो रिप्लेनिश होते रहते हैं, रिप्लेनिश यानी रिन्यू होते रहते हैं हमारे नेचर में, बार बार गए आए। लेकिन क्या होता है ना, उनकी क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन होती रहती है। अब आपको एक तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई एयर दूँ तो एयर तो वो भी है ना, लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए वो नहीं है। तो इसी वजह से वाटर, एयर लिमिटलेस रिसोर्स है, इसमें कोई भी वो नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी लिमिटेड है। अगर आप ज़्यादा करते रहोगे ना उनको यूज़, तो फिर उनकी क्वालिटी डिक्लाइन होती रहेगी। क्वांटिटी बेशक लिमिटलेस है, क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम उन्हें देखें ना तो वो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन क्वालिटी जो है उनकी वो डिक्लाइन होती रहेगी। और ग्लोबल वार्मिंग तो हमें पता ही है भाई, इतनी गर्मी होती है समर्स के सीज़न में। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होती है हमारे एयर में, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना तो क्या होता है, तो हमारे ना जो
जो हम ये भपकियाँ लेते हैं ना, हाई इतनी गर्मी, हाई इतनी गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर वो ज़्यादा होगी ना हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो एब्जॉर्व करते हैं हीट को। एयर जो है ना गर्म हो जाती है। जब हम एक हिंदी में वर्ड के यूज़ किया जाता है लू, यानी हॉट ब्रीज, यानी कि एकदम गर्म हवा का झोंका जब आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? हमारे बर्निंग ऑफ फ्यूल से। तो समझदारी से यूज़ करो, अपनी हेल्थ पर नुकसान मत डालो। इनको आराम से यूज़ करो लेकिन एक लिमिट में करो, ठीक है। पहली रीज़न क्योंकि वो रन आउट हो जाएंगे सुन, फिर तुम बताते रहना। और दूसरा रीज़न कि तुम अपने लिए ही उनको बर्न करके बीमारियां कॉज कर लोगे। अस्थमा एक्सेट्रा जो है, ये सारी बीमारियां जो है इन्हीं से ही तो होती हैं। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स बताने हैं कोल के और उनको एक्सप्लेन करना है। तो 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स अब उसने मेंशन ही कर दिया, तो पहले हेडिंग लाइन लिखेंगे क्या है। द 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल आर, पहला कोक। कोक का हमने पहले पढ़ा था, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे कोल तार। कोल तार क्या है? कोल तार ब्लैक थिक लिक्विड है विद अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल यानी कि गंदी बदबू, ठीक है। अनप्लीजेंट यानी कि जो हमें अच्छी ना लगती हो। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 to 300 सब्सटेंसेस, यानी कि बहुत सारे सब्सटेंसेस का ये जो है मिक्सचर है। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस को आप कह सकते हो हम इसे चाहते नहीं थे, ये बस ऐसे इन्वेंट होगी। जब हम कोल को कोक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तब ये हमारी कोल गैस जो है हमें ऑब्टेन हो गई। पहले ये जो है हीट के सोर्स पर यूज़ की जाती थी, अब ये जो है लाइट के सोर्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन एक्चुअल में कोई टिप्स हैं इनको मिनिमाइज़ करने के लिए? ऑब्वियसली यस है। इंडिया में PCRA एडवाइस करता है पीपल को कि तुम सेव करो पेट्रोल या और डीजल को ड्राइविंग के टाइम, ठीक है। ड्राइविंग के टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम इनका यूज़ बर्न कब करते हैं? जब हम स्कूटर से कहीं जा रहे होते हैं, फटाफट से पेट्रोल डीजल डलवा लिया, एकदम मस्त बर्निंग करी फ्यूज़ की, ठीक है, और हम चल दिए, ठीक है। अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ड्राइव एट कॉन्स्टेंट मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि बर्निंग कम होएगी। क्योंकि अगर आप मान लो बिल्कुल स्लो स्पीड पे चला रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा बर्निंग होएगी, ज़्यादा तेज़ चला रहे हो तो ज़्यादा फ्यूज़ बर्न होएगा। सो मॉडरेट स्पीड पे चलाओ, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा जाता। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अब आप तो अपनी मॉडरेट स्पीड पर चलाए जा रहे हो, लेकिन आपका व्हीकल जवाब दे गया, आपका इंजन जवाब दे गया, तो अगर इंजन ख़राब होएगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बर्निंग करेगा फ्यूज़ की। तो आपको अपने व्हीकल को रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, ताकि देखो ये आपके लिए ही कह रहे हैं, देखो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप कर लोगे ना, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो इसमें आपका नुकसान है। PCRA सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता है, आपको ऐसा करवा नहीं सकता। अगर आप मान लो, अगर आप कम यूज़ करोगे, अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो करोगे, तो आपके पैसे कम लगेंगे ना, बचेंगे ना आपके पैसे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, यानी कि टायर प्रेशर करेक्ट रखो। यानी कि टायर जो आपको जवाब दे रहा है फुस 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 फुस, वो पीछे से चल रहा है, और जो है आपके व्हीकल को और इंजन को ज़्यादा जोर में लगाना पड़ रहा है। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ज़्यादा बर्निंग होएगी फ्यूल की, और वो क्या होंगे? वेस्ट होंगे। तो क्या 100 रुपये का पेट्रोल आप लगा रहे हो, इससे अच्छा अपने करेक्ट टायर प्रेशर ही कर लो, 10-20 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ इंजन। अब आप खड़े हो रेड लाइट पे, ठीक है, पापा ने इंजन शुरू कर रखा है, पेट्रोल बर्न हो ही जा रहा है विद नो यूज़, तो जहाँ पर भी उससे क्या होगा? उसका वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो उनको स्विच ऑफ कर दो, कृपया करके उनको स्विच ऑफ कर दिया करो, ठीक है। फिर से ऑन कर लो, कोई बात नहीं। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया ना, तो उनकी बर्निंग ऑफ फ्यूज रुक जाएगी, और फिर आपको पेट्रोल और डीजल नहीं लगेगा। फिर से जब चलाना हो तब आप चला दो, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या है? पेट्रो से हमें पता चल गया पेट्रोलियम, पर लेकिन
पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे नेचुरल यूजफुल सब्सटेंसेज हमारे कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो है फॉर्म होते हैं। दीज आर टर्म, जो भी हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हम पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, अब चलो हमने पता तो लगा लिया कि इन्हें क्या कहते हैं। सिंपल है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम पेट्रोल केमिकल कहते हैं, ठीक है। अब पेट्रोकेमिकल जो हैं प्रोडक्ट्स हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देखो, पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट्स हमारे डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन और अदर मैन मेड प्लास्टिक्स में जो है यूज़ होते हैं। अब भाई इतने सारे नाम, हम तो इसमें से एक आधा तो भूल ही जाएंगे, पेपर में जाएंगे। एक हमारा डिटर्जेंट था, दूसरा क्या था, एग्जाम्पल्स तो हमने याद किए ही नहीं, हमें अब कैसे रहेंगे याद। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जो आपको एकदम याद दिलवा देगी। एक ट्रिक आया कि आप जैसे ही कोई पार्सल मंगवाते हो, ये उससे रिलेटेड ट्रिक है। मान लो आपने पार्सल मंगवाया डिटर्जेंट्स का, जो तो है वो मेरा फर्स्ट वर्ड हो गया। फिर आप अब आपको ऐसे ही थोड़ी ना मिलेगा डिटर्जेंट, आपको खुला दे देंगे, भाई लो डिटर्जेंट लो। डिटर्जेंट जो है पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आप लो डिटर्जेंट, भाई लो, हम तो आपके हाथ में मुट्ठी भर डिटर्जेंट ले दे रहे हैं, बस ऐसे तो नहीं होता ना। तो उसको हम क्या करेंगे, फाइबर में, यानी कि उसके पूरे पैकेट में, पॉलीथीन में फाइबर, यानी कि कई कंपनियां जो हैं फाइबर में देती हैं, कई कंपनियां जो है पॉलीथीन में देती हैं। तो वो उन्होंने पहले तो उसको फाइबर में किया, फिर फाइबर को एक पॉलीथीन में डाल दिया। अब पॉलीथीन में थोड़ा ना देंगे आपको, उनकी अपनी रेपुटेशन भी तो बनानी है। फिर वो आपको एक प्लास्टिक के बॉक्स में जो है उसे पैक करके दे देंगे। तो सिंपल हो गया, पहला हो गया डिटर्जेंट, दूसरा हो गया फाइबर, तीसरा हो गया पॉलीथीन, चौथा हो गया मैन मेड प्लास्टिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट ऑफ द हमारे इंटरनल्स में आती हैं, मोस्ट ऑफ द हमारी फिलिप्स में आती है। क्या चीज़ आती है? अब ये जो है ना बहुत सारे में आते हैं, ठीक है। MCQs में आएंगे, आपके फिलिप्स के फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। बाय द वे, मैं जैसे ही बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगी ना आपको, तो मैं आपको उनकी ना एक असाइनमेंट भी शेयर करूँगी, ताकि आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। जैसे 3 चैप्टर की ले लिया, काफ़ी सारे चैप्टर्स की इकट्ठे मैं आपको ना एक ऐसा पेपर काइंड ऑफ जैसे आपका आता है ना, वैसा आपको शेयर कर दूँगी, जिससे आपको ना काफ़ी ईजी रहेगा। लेकिन अभी नहीं शेयर करूँगी, पहले 2-3 चैप्टर हो लेने देते हैं, फिर कंबाइंड जो है आपका एक रिकॉल काइंड ऑफ हो जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो पहला है डैश इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में हमारा क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है। पेट्रोल जो है हमारा ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, सॉल्वेंट यानी कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोल जो है हमारा यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। कैरोसिन जो है ये हमारा यूज़ होता है जेट एयरक्राफ्ट में, यानी एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। इंडिया में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए भी ये कहा था कि ऐसे रिसोर्सेज याद कर लेना। तो इंडिया में कहाँ कहाँ नेचुरल गैस जो है फाइंड आउट की जाती है, त्रिपुरा में फाइंड आउट की जाती है, राजस्थान में फाइंड आउट की जाती है, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी फाइंड आउट की जाती है। तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 6, विच इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने के लिए। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नए चैप्टर, नए जोश के साथ, नई क्यूरियोसिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।